नमस्कार दोस्तों, ग्लॉस आईएएस स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग फ्रैगेट एसबी की बात करेंगे, जो जानने का प्रयास करेंगे कि यह क्या था और रसिया में इसके द्वारा क्या किया जाता था और इसके ना होने की वजह से रसिया पर कितना इफेक्ट पड़ेगा इत्यादि के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। चलिए दोस्तों, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप इसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं फ्रैगेट एसबी क्या है। फ्रैगेट एसबी एक रॉकेट है जिसका प्रयोग वाहन के रूप में किया जाता है, यानी कि जिस प्रकार से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एक वाहन का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से जो रॉकेट होता है उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, एक वाहन के रूप में समझ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यह किस प्रकार से कार्य करता है। तो यह न्यूटन के तृतीय नियम के आधार पर कार्य करता है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। यदि बात करें क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या है, तो हम देखते हैं यदि किसी वस्तु पर बल आरोपित करते हैं तो वह वस्तु उसी मात्रा में विपरीत दिशा में बल आरोपित करता है। इसी को हम क्रिया प्रतिक्रिया की नियम कहते हैं और इसी के आधार पर रॉकेट कार्य करता है। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा वह किन क्षेत्रों में भी कार्य करता है। तो हम देखते हैं वह जेट विमान और अंतरिक्ष यान जैसे उपकरणों में भी न्यूटन का तृतीय नियम कार्य करता है। अब बात कर लेते हैं रॉकेट की। तो रॉकेट की कितने प्रकार के होते हैं? रॉकेट ईंधन के आधार पर दो भागों में बांटे जा सकते हैं। एक होता है ठोस ईंधन से चलने वाले रॉकेट और दूसरे होते हैं तरल ईंधन से चलने वाले रॉकेट। यदि ठोस ईंधन की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों एक साथ में भरे जाते हैं, यानी कि इसमें ईंधन जो फ्यूल होता है उसके साथ साथ में ऑक्सीजन भी भरा जाता है, जो केवल मात्र उस फ्यूल को जलाने में सहयोग करता है। अब यहाँ पर देखते हैं जो तरल ईंधन से चलने वाले रॉकेट हैं, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहती है। अब बात ये उठता है कि जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वह ईंधन जलेगा कैसे? तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि यह वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करता है, यानी कि रॉकेट के ऊपरी भाग में होने वाले छिद्र की मदद से ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करता है और वह पुनः ईंधन को जलाने में सहायता करता है। अब बात कर लेते हैं इतिहास की बात। तो रॉकेट का इतिहास देखते हैं कि इसका इतिहास 12वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हो गया था और इस पर सबसे ज़्यादा कार्य किसने किया था, फोकस किसने किया था? तो चीन के द्वारा इस पर सबसे ज़्यादा कार्य किया गया था। परंतु जब मंगोलों ने आक्रमण किया तो इसकी शिक्षा को वो यूरोप तक ले गए। जब यूरोप में ले गए तो वहाँ पर अनेक प्रकार के यंत्रों का निर्माण होने लगा था, परंतु अभी इसका उपयोग युद्धों में नहीं हो रहा था, युद्ध के क्षेत्र में इसका उपयोग नहीं हो रहा था। परंतु हम देखते हैं 1792 में तृतीय मैसूर युद्ध होता है जिसमें टीपू सुल्तान प्लस अंग्रेजों के बीच होता है। तो इसमें जो टीपू सुल्तान थे, इन्होंने सर्वप्रथम लोहे के रॉकेट का प्रयोग किया। इसके बाद ही हमारा युद्ध के क्षेत्र में रॉकेट का प्रयोग होने लगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि 1792
92 ईस्वी के बाद ही युद्ध के क्षेत्र में रॉकेट का प्रयोग होने लगा। अब बात कर लेते हैं कि न्यूज में जो रहा फ्रैगेट एसबी रॉकेट वह क्या था और रसिया के द्वारा इसके द्वारा क्या भेजा गया था। तो इसके द्वारा एक उपग्रह को रसिया द्वारा भेजा गया था। अब बात कर लेते हैं कि यह किस प्रकार से कार्य करता है और इसको किस कंपनी ने इसका निर्माण किया था। तो इसका निर्माण एनपीओ लोचकिन नामक एक कंपनी ने 1990 ईस्वी में इसका निर्माण किया था। यह ऑपरेशन में कब आया, तो यह ऑपरेशन में 2000 ईस्वी में आया। 2000 ईस्वी में यह ऑपरेशन में आया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं तो यह किस श्रेणी का है, तो यह बृहत श्रेणी का है। बृहत श्रेणी के पेलोड को ले जाने में सक्षम है, यानी कि बात करें तो यह अधिक भार को ले जा सकता है, यानी कि यह मैक्सिमम लगभग 7100 किलोग्राम के भार को ले जा सकता है। परंतु यदि इस पर पेलोड ना हो तो उस समय इसका भार होता है लगभग 750 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम, इसके आसपास के रेंज में ही होता है इसका भार, यदि इस पर पेलोड ना हो। यदि पेलोड की बात की जाए तो यह लगभग 7000 किलोग्राम तक के भार को ले जा सकता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें लगने वाले इंजन की। तो इसमें यस 5.92 प्रकार का इंजन कार्य करता है जो तरल ईंधन से चलता है। अब तरल ईंधन की बात करें तो इसमें कौन सा ईंधन प्रयोग किया जाता है, तो इसमें UDMH और N2O4 प्रकार का ईंधन प्रयोग किया जाता है जो मुख्य रूप से N2O4 होता है। अब बात कर लेते हैं UDMH क्या है। UDMH एक कैटालिटिक का कार्य करता है। कैटालिटिक का कार्य करता है जिसका मुख्य रूप से कार्य होता है कि ईंधन को ईंधन की ज्वलनशील गति को कम करना, यानी कि जब ईंधन की ज्वलनशील प्रक्रिया कम होगी तो उस अवस्था में यह ईंधन ज़्यादा समय तक जलता रहेगा और उसको बल प्राप्त होती रहेगी। यह केवल उसी का कार्य करता। अब देखते हैं हम लोग जो गगनयान 2022 में भेजा जाएगा मानव सहित, उसमें जो कैटालिटिक का कार्य करेगा तो वह UDMH ही कार्य करेगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी सफलता दर की। तो इसकी सफलता दर यानी कि फ्रैगेट रॉकेट की सफलता दर की बात करें तो यह 85 बार अब तक भेजा गया है, जिसमें से 83 बार सफलतापूर्वक भेजा जा चुका है, यानी कि यह केवल 2 बार फेल हुआ। और सफलता दर की बात करें तो यह 97.6% है। इसकी सफलता दर कितनी है, 97.6% है। अब बात कर लेते हैं कि यह 2011 में किन कारणों के कारण न्यूज में रहा और फिर यह 2019 में क्यों न्यूज में रहा, उसके साथ साथ में 2020 में इस पर क्या रिजल्ट आया। तो हम देखते हैं कि फ्रैगेट रॉकेट के माध्यम से 2011 में एक उपग्रह भेजा गया था जिसका नाम है स्पेक्टर आर। उपग्रह का क्या नाम है, स्पेक्टर आर। स्पेक्टर आर उपग्रह को फ्रैगेट एसबी के माध्यम से भेजा गया था। यह तब से 2019 तक अपनी सेवाएं देता रहा, यानी कि सूचना का प्रेषण करता रहा। परंतु 2019 में यह सूचना का प्रेषण देना बंद कर देता है, जिसकी वजह से जो रसिया स्पेस एजेंसी है वह इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना प्रारंभ कर देती है और इसको सर्वप्रथम रसिया का एक न्यूज चैनल के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है कि यह फ्रैगेट एसबी पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। परंतु इसके टुकड़ों की बात नहीं
टुकड़ों के बारे में नहीं पता चला कि यह कितने टुकड़ों में विभाजित हुआ है। तो इसके बारे में सर्वप्रथम अमेरिका का एक स्पेस एजेंसी है जो यानी कि कंट्रोल करता है। तो देखते हैं कि अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम है यूएस स्पेस कंट्रोल स्क्वाड्रन। इसके माध्यम से पता लगा कि इसके जो यानी कि फ्रैगेट रॉकेट था, इसके टोटल जो टुकड़े हुए हैं वो 65 टुकड़े हुए हैं। और ये टुकड़े कहाँ पे गिरे हैं तो हिंद महासागर में गिरे हैं। जिसकी बाद इस पर कयास लगाया जा रहा है कि इसकी जानकारी क्या होनी चाहिए और उन टुकड़ों के बारे में भी जानकारी हमें इकट्ठा करनी चाहिए। तो इस पर अमेरिका के साथ साथ में रसिया भी जानकारी इकट्ठा कर रहा है। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होता है। नए करंट अफेयर्स मिलने तक हम लोग वेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।